आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के चर। शिक्षण के चर आपको बता देती हूँ कि 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है स्वतंत्र चर, एक होता है परतंत्र चर और एक होता है मध्यस्थ चर। ये 3 तरह के चर होते हैं। है इसके अंदर वही जो हमने पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि शिक्षण के चर है क्या। अधिगम केवल शिक्षण से नहीं होता। शिक्षण एवं अधिगम अलग अलग संप्रत्यय है। ये आपको पहले ही अभी अपने दोनों में डिफरेंस पड़ा था। शिक्षण और अधिगम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अधिगम के समान ही शिक्षण का अपना स्वरूप होता है। स्मिथ और टॉलमैन के अनुसार शिक्षण के अंतर्गत आने वाली सभी क्रियाओं को 3 ऐसे वर्गों में बांटा जा सकता है जिनको सामाजिक विज्ञानों में भली भांति प्रतिस्थापित किया जा चुका है। जैसे 3 चीजें होंगी ही होंगी उसके अंदर, ठीक है। अधिगम में तो कोई जरूरी नहीं होता ना कि टीचर हो, ठीक है, पाठ्यक्रम हो, कुछ भी जरूरी नहीं होता। उसके अंदर सिर्फ क्या है, अधिगम है, सीखना है। किसी को देख कर सीख लो, ठीक है, चाहे खुद से सीख लो, करके सीख लो, किसी भी तरह से सीख सकते हैं। उसमें इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ना तो उसमें कोई स्वतंत्र चर होता है, ना परतंत्र चर होता है, ना ही मध्यस्थ चर होता है। लेकिन शिक्षण जो होता है, टीचिंग जो होती है, उसके अंदर 3 चर होते हैं। एक टीचर होता है, एक बच्चा होता है और एक हमारा पाठ्यक्रम होता है। जो टीचर होता है ना, वो स्वतंत्र चर होता है, ठीक है। वो डिपेंड नहीं रहता किसी पे, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करता है सब कुछ, ठीक है। अपनी मर्जी से जो वो सिखाएगा वही बच्चे को सीखना है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से अपनी व्यवस्था, अपना नियोजन, अपनी प्लानिंग सब कुछ वो कर कर लाता है। वो स्वतंत्र होता है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी टॉपिक पढ़ाए। स्वतंत्र होता है ना सब कुछ करने के लिए, तो वो स्वतंत्र चर में आता है। और एक बालक होता है, वो डिपेंड रहता है कि आज हमें जो सर पढ़ाएंगे या मैडम पढ़ाएंगे हमें वही पढ़ना है। तो आप डिपेंड हुए ना, कि बच्चे जो है वो डिपेंड हुए। आज मैं जो पढ़ा रही वही आपको पढ़ना है, तो आप डिपेंड हुए, तो आप क्या कहलाए, परतंत्र चर कहलाए। मध्यस्थ चर जो दोनों के बीच में क्रिया करता हो, जैसे कि पाठ्यक्रम है, विधियां है, सामग्री है, ये सब किस में आएंगे, मध्यस्थ चर के अंदर आएंगे। तो चर पूछ लिए जाते हैं, कोई आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से स्वतंत्र चर कौन सा है, परतंत्र चर कौन सा है और मध्यस्थ चर कौन सा है। तो एक शिक्षक हमेशा स्वतंत्र चर होगा, ठीक है। और एक स्टूडेंट जो होगा वो परतंत्र चर में आएगा। बाकी जो भी चीज आपसे पूछ ली जाए वो सब मध्यस्थ चर है, जो दोनों के बीच में काम कर रहा है। चाहे वो शिक्षण विधियां है, चाहे शिक्षण व्यू रचनाएं हैं, ठीक है, चाहे वो शिक्षण सामग्री है, कोई भी सामग्री दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं कोई सामग्री का, तो पूछ लेंगे कौन से चर के अंदर आएगी, तो हमारे हमेशा मध्यस्थ चर के अंदर आएगी, क्योंकि वो दोनों को जोड़ कर रखती है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। तो देखो शिक्षक है, तो शिक्षण व्यवस्था का नियोजन तथा परिचालन शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक क्या कहलाता है, स्वतंत्र श्रेणी में आता है। फिर छात्र है, छात्र को शिक्षक नियोजन व्यवस्था तथा प्रस्तुतिकरण के अनुरूप ही क्रियाशील रहना पड़ता है। जैसा टीचर कहेगा उसके अकॉर्डिंग ही उसे रहना पड़ता है, ठीक है। वो कहेगा चुप रहो तो आपको चुप रहना पड़ता है, वो कहेगा अब जवाब दो तब आपको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। वो कहेगा आज हम यही लेसन पढ़ेंगे और इतना ही पढ़ेंगे, तो उसी के अनुरूप जो है उसको चलना पड़ता है। वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, वो टीचर पर डिपेंड है। तो शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की क्रियाएं एवं व्यवहार क्या होता है, परतंत्र या आश्रित चर की श्रेणी में आता है। अगर परतंत्र की जगह आश्रित आ जाए तो डरना नहीं है, वो भी वही होता है, डिपेंड, दूसरों पर आश्रित रहना, ठीक है। तो वो आश्रित चर भी उसको बोल सकते हैं। फिर है पाठ्यक्रम, पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियां, ये मध्यस्थ स्तर के अंदर आते हैं। शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतः क्रिया माध्यम शिक्षण विधि या शिक्षण सामग्री का स्वरूप उनकी क्रियाओं में हस्तक्षेप करता है। दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में, दोनों को बाउंड करने के लिए या उन दोनों की क्रियाओं के बीच में हस्तक्षेप। अगर एक बच्चा गलत कर रहा है तो टीचर हाथों हाथ उसको टोकता है, ठीक है, कि नहीं तुम इस विधि से प्रयोग करो। तो जो भी विधि वो बता रहा है तो वो एक तरह से क्या हो रही है, उसकी विधि के अंदर वो हस्तक्षेप कर रही है, ठीक है। तो अनुक्रियाओं के बीच में हस्तक्षेप करना, तो इस वजह से इसको हस्तक्षेप या मध्यस्थ चर भी कहा जाता है। तो हस्तक्षेप का नाम भी आ सकता है इसके अंदर। और इंडिपेंडेंट के अंदर आश्रित चर भी आ सकता, सॉरी, डिपेंडेंट के अंदर आश्रित चर भी आ सकता है, क्योंकि वो दूसरे पर आश्रित रहता है। और पाठ्य वस्तु के अंदर हस्तक्षेप या मध्यस्थ चर भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकते हैं वो, कोई भी एग्जाम्पल देकर। शिक्षण विधि का दे देंगे, शिक्षण सामग्री का दे देंगे, ठीक है, कोई ना कोई प्रक्रिया या अनुक्रिया दे देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो उसके लिए मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर का कार्य करेगा। फिर है शिक्षण की अवस्थाएं। पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने 3 अवस्थाएं बताई हैं, नाम पूछ सकते हैं इनका। पी.डब्ल्यू. जैक्सन ने इनकी 3 अवस्थाएं बताई हैं। 3 अवस्थाएं कैसे थे, एक तो कोई भी आप पढ़ा रहे हो क्लास में, एक तो उससे पहले की क्रिया होती है, एक जो चल रही है वो क्रिया होती है,
एक उसके बाद की जाने वाली क्रिया होती है। ठीक है, एक तो टीचर आया, आपको पढ़ाने से पहले वो अपनी सारी की सारी क्या कर कर लाएगा, सारी व्यू रचना बनाकर लाएगा कि मुझे ये पढ़ाना है, मेरा ये उद्देश्य है, मैं ये विधि का चुनाव करूंगा। ठीक है, और बच्चों को ये चीज उनके व्यवहार में लेकर आऊंगा या उनको अधिगम करवाऊंगा। ठीक है, अंत्य क्रिया चरण के अंदर क्या करेगा, वो क्लास में उसको अभी पता नहीं है। अभी आप जैसे फर्स्ट टाइम जाओगे तो आपको क्या पता क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किस तरह के बच्चे हैं। तो सबसे पहले जाकर क्या करेगा, कक्षा के आकार की अनुभूति करता है कि कक्षा का आकार कितना है, किस तरह के बच्चे हैं। ठीक है, फिर छात्रों का निदान करने का प्रयास करता है। जब ये पूर्व क्रिया रचना उसने बनाई है उसके आधार पर उनको पुनर्बलन देने का प्रयास करेगा कि नहीं, आज जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और फिर वो उसको समझाने का प्रयास करता है। वो सब कुछ अंतः क्रिया चरण में आता है। ठीक है, जो भी वो युक्तियां या जो भी व्यू रचना बनाकर लाया, जो पाठ वो बनाकर लाया, पाठ योजना बनाकर लाया है, उन युक्तियों का क्या करेगा, वो विस्तार करेगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेगा। ठीक है, अंत्य क्रिया चरण में क्या होगा, अब वो चाहेगा कि जो मैंने सिखाया है वो बच्चे मुझे बताएं कि क्या उन्होंने सीखा है। ठीक है, या क्या उनके व्यवहार के अंदर वास्तविक परिवर्तन आया है। ठीक है, अपनी जो उसने विधियां यूज करी है उसके अनुसार वह क्या करेगा, फिर मूल्यांकन की विधियां यूज करेगा, परीक्षण है, प्रश्नावली है, ठीक है, इन विधियों का प्रयोग करके वो क्या करेगा, उनका मूल्यांकन करेगा कि उन्होंने कितना सीखा। और प्राप्त परिणाम जो होंगे उनके अनुसार जो शिक्षण नीतियां होती हैं उनमें भी परिवर्तन करेगा कि हाँ, मैंने ये प्रयोग किए थे, इसके अनुसार ऐसा रिजल्ट रहा, तो मुझे ये चेंज करने हैं। ठीक है, या नहीं करने हैं। अगर अपनी विधि कामयाब हो जाती है पढ़ाने वाली तो अपन नहीं चेंज करते हैं। ठीक है, और अगर उसको लगता है कि हाँ, मेरे पढ़ाने से जो है रिजल्ट बहुत ही डाउन गया है, तो वो उसके अनुसार क्या करता है, अपनी नीतियों के नेक्स्ट टाइम जब वो पाठ योजना बनाकर लाएगा तो वो अपनी शिक्षण नीतियों में क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा। तो ये सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, उत्तर क्रिया चरण के अंदर आ जाएंगे। पूर्व आप समझते हो यानी कि पहले, अंत्य क्रिया यानी कि जो साथ में चल रही है क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ तो वो क्लास से बाहर है पूर्व क्रिया चरण के अंदर, अंत्य क्रिया के अंदर वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, उत्तर क्रिया चरण में भी वो क्लास में प्रेजेंट है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है, मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करता है कि मुझे इस तरह से इनका मूल्यांकन करना है। इसमें वो क्लास में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, लेकिन उसको क्या है, रिजल्ट चाहिए जो उसने ये योजनाएं बनाई या जो बच्चों को पढ़ाया उससे रिलेटेड। तो पूर्व क्रिया चरण में क्या क्या पॉइंट आ जाएंगे, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्माण एवं निर्धारण। कोई भी पाठ की योजना बनाओगे तो सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए ना, उद्देश्य प्राप्त होगा तभी तो लक्ष्य तक जाओगे। और उद्देश्य क्या होगा, आज का उद्देश्य होता है कि आज हमने ये पढ़ाना है, तो उसका निर्माण सबसे पहले उसको करना पड़ेगा ना कि मुझे ये पढ़ाना है। जब आप बिना कुछ पढ़े या बिना कुछ सोचे समझे क्लास में चले जाओगे तो क्या पढ़ाओगे बच्चे को। ठीक है, फिर अनुशासन नहीं रहता है क्लास के अंदर। आप बच्चों से पूछोगे क्या पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो वो बच्चे तो कहेंगे हमें तो नहीं पढ़ना। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आप इससे पहले ही अपनी पाठ योजना बनाकर जाते हो कि आज हमें बच्चे को इतना ही कराना है और ये कराना है। फिर पाठ्य वस्तु का चुनाव करते हुए मैंने आपको अभी बता दिया। फिर शिक्षण शैलियां हैं, शिक्षण शैलियां ही विधियां हैं। ठीक है, आपके एक टॉपिक है ना, अधिगम की शैलियां, शिक्षण की शैलियां, है ना, वो यही टॉपिक है, विधियां ही शैलियां हैं। वो अलग से नहीं आएगा आपके कोई शिक्षण की शैलियां, विधियां ही शैलियां हैं। जो आप विधि प्रयोग करोगे वही शैली होती है कि किस शैली को आप अपना रहे हो। ठीक है, अधिगम की विधियां मैंने आपको सारे करा दी हैं, सिद्धांत भी आपको बताए हैं सारे। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण की शैलियां जो होती हैं वो अलग होंगी। हमने अधिगम की विधियां पढ़ी हैं अभी तक। ठीक है, जो भी विधियां अभी तक पढ़ी है ना वो सारी की सारी अधिगम की विधियां थी। शिक्षण की विधियां अब आएंगी। फिर शिक्षण व्यू रचना का चयन। शिक्षण व्यू रचना, कोई भी काम करते उससे पहले व्यू रचना बनाते हो ना। ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाते हो, स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना व्यू रचना को। युद्ध भी करने जाते हैं ना, राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे तो वो भी क्या करते थे, पहले प्लानिंग करते थे, व्यू रचना बनाते थे कि हमें इधर से अटैक करना है, इधर से करना है, और एक पूरी व्यू रचना बनाई जाती थी। इसी तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए भी शिक्षण की व्यू रचना बनाई जाती है कि हमें जो है वो किसी भी तरह से बच्चा क्रॉस क्वेश्चन भी करे तो उसका जवाब हमें आता हो। वो पूरी की पूरी व्यू रचना के अंदर आता है। सब कुछ आ जाएगा व्यू रचना में, विधियां कौन सी है, सामग्री कौन सी है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ठीक है, उससे बच्चा क्या सीखेगा, सब कुछ पहले से प्री प्लानिंग होता है। वो क्या होती है, व्यू रचना होती है। फिर शिक्षण युक्तियों का चुनाव है। युक्तियों के अंदर भी सारी की सारी क्या आ जाएंगी, सामग्रियां आ जाएंगी। ठीक है, शिक्षण शैली में विधियां आ जाएंगी और शिक्षण युक्तियों में क्या आ जाएगा, उसकी जितनी भी वो सामग्री यूज कर रहा है ना उन विधियों से रिलेटेड, वो सारी की सारी युक्तियां आ जाएंगी। फिर अंत्य क्रिया चरण में कक्षा का आकार, ये मैंने आपको बता दिया, कक्षा के आकार की अनुभूति करेगा। ठीक है, पहली बार तो जाएगा तब यही करेगा,
दूसरी बार जाएगा तब भी वही कि हर बार सारे बच्चे प्रेजेंट हो कुछ जरूरी नहीं होता है। ठीक है, छात्रों का निदान करेगा, पुनर्वलन देगा और शिक्षण युक्तियों का विस्तार करेगा। जो भी उसने सामग्री ली है उसका विस्तारित तो करेगा, वो बताएगा उसके बारे में। फिर है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक स्वरूप की परिभाषा। उत्तर क्रिया चरण में वो क्या चाहेगा कि उनके व्यवहार में परिवर्तन क्या हुआ है, वास्तविक परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है, जो वो चाहता है उसका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन की प्रविधियों का चयन करें। मूल्यांकन की विधियां अलग होती हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, बच्चे का मतलब देख सकते हो कि बच्चे ने क्या सीखा है। एवोल्यूशन करना, मूल्यांकन क्या होता है, एवोल्यूशन करना। प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, अगर उसने जो प्राप्त परिणाम हुए हैं उनके जितने भी परसेंटेज आए हैं या जो भी है उसके अनुसार वो अपनी शिक्षण नीतियों में चेंजेस कर लेगा। नेक्स्ट है शिक्षण के प्रकार, जिसमें शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर है और दूसरा शिक्षण की क्रिया की दृष्टि से है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ शिक्षण के प्रकार जो है वो नाम याद रख लेना, बाकी आप नाम से ही जान जाओगे इसमें क्या है। उद्देश्यों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं शिक्षण के उद्देश्यों के। ज्ञानात्मक करना, यानी कि उसे ज्ञान से रिलेटेड जो भी चीज है वो समझ आ जाए उसको। ठीक है, यानी कि उसको ज्ञान होना, संश्लेषण विश्लेषण ये सब पढ़ाया हुआ है मेरा। ठीक है, समस्त प्रयोग है, ठीक है, उसकी समझ है, उस सबका उसके अंदर विकसित करना उन चीजों को, वो कैसा होता है, ज्ञानात्मक शिक्षण होता है। ठीक है, और भावात्मक में क्या होगा, भावात्मक उसके भाव है या संवेग है। ठीक है, इमोशंस जो होते हैं ना उन शक्तियों का उसमें विकास करना, वो बाद में क्या बन जाते हैं, उसके प्रमुख अंग बन जाते हैं। भावनाएं होती हैं आज हमारे लिए सबसे प्रमुख अंग होती है ना, किसी भी चीज पे गुस्सा करना या गुस्सा करना, प्यार आना, वो सब चीजें क्या है, भावात्मक में आती है, संवेगात्मक में आती है। इमोशंस में, इमोशंस भी बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, कोई 3 या 4 ही नहीं होते हैं। हमारे लिए तो मेन एक गुस्सा ही होता है, गुस्सा आता है बस सबको। ठीक है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे इमोशंस होते हैं अलग अलग तरह के, तो वो क्या होते हैं, वो शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग बन जाते हैं। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आना वो भी तो एक इमोशन के अंदर ही आता है ना, रुचि आना किसी चीज के अंदर। फिर एक क्रियात्मक शिक्षण, उसमें व्यवहार में परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिक्षण के किसी कौशल को या किसी कार्य को करने की विधि को सिखाने और ध्यान दिया जाता है कि बच्चे ने वो चीज करके सीखी या नहीं सीखी। ठीक है, मेन चीज क्या होता है, उसके हाथों से कोई भी चीज काम करवाना, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया जाता है या कोई प्रयोग करने के लिए दे दिया जाता है, वो क्या होता है, क्रियात्मक में आना है, यानी कि करके सीखना, तो क्रियात्मक शिक्षण में आता है। फिर है शिक्षण की क्रिया की दृष्टि से प्रस्तुतिकरण या बतलाना या व्याख्यान करना। ठीक है, ये सब इसी के अंदर आता है। जैसे इसके अंदर किसी सिद्धांत, विषय अथवा वस्तु के बारे में बताना, व्याख्यान करना, जैसे मैं आपको भी व्याख्यान करके बता रही हूँ, वो प्रस्तुतिकरण ही होता है एक तरह का। फिर दिखाना या प्रदर्शन करके, ठीक है, यानी किसी भी चीज को दिखाकर या देख कर सीखना, वो सब इसी के अंदर आते हैं। किसी कार्य, प्रक्रिया या कौशल को करके दिखाना। ठीक है, प्रदर्शनात्मक, जैसे डेमो देते हैं ना, डेमोस्ट्रेशन हो गया, और इसके अलावा पपेट शो होते हैं, तो उसके अंदर सारा का सारा यही आता है, दिखाना या प्रदर्शन कर कर बताना। नाटक हो गए, तो प्रदर्शन करना होता है। कार्य करना या क्रिया शिक्षण, इसके अंतर्गत कौशलों व क्रियात्मक पक्ष के विकास को प्रमुखता प्रदान की जाती है। यही वाला है, सेम क्रियात्मक शिक्षण ही होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं शिक्षण व्यू रचना। अब इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, शिक्षण व्यू रचना क्या होती है, क्यों बनाई जाती है, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, फिर इसकी जो शैलियां आएंगी वो अलग से होती है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जामिनर का बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक माना जाता है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। मोंटेंसरी आ जाएगा, प्रोबेल आ जाएगा, ठीक है, डाल्टन विधि आ जाएगी, कुछ भी किसी का नाम पूछ, विधि दे देंगे और उसके एक वैज्ञानिक का नाम पूछ लेंगे। शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण स्तरों, छात्रों की क्षमताओं, उनके पूर्वानुभवों, विषय वस्तुओं की प्रकृति आदि शिक्षण से संबंधित सभी चरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण की नियोजित कार्यविधि को ही शिक्षण की व्यू रचना कहते हैं। सब चीजें देखनी पड़ती है ना, व्यू रचना बनाते हैं तब। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल दिया था, युद्ध वाला भी एग्जाम्पल दिया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सामने वाला जो आ रहा है, ठीक है, उसकी पावर कितनी है, ठीक है, कितनी सेना लेकर आता है, उसके बाद तो व्यू रचना बनाते हैं ना। लेकिन अपन को स्टडी में कोई युद्ध थोड़ी ना करना है शिक्षण के अंदर, उसके अंदर तो अपन को क्या देखना है कि बच्चों का स्तर क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, किस स्तर के हैं बच्चे। ठीक है, उनको क्या पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य क्या है उनको पढ़ाने का। ठीक है, शिक्षण के स्तर कैसे हैं, बच्चों की क्षमताएं कैसी हैं सीखने की। ठीक है, उनके पूर्व अनुभव, यानी कि पहले वो क्या सीख चुके हैं। यानी कि छठी क्लास के अंदर अगर आप 7वीं क्लास को पढ़ाने जाते हो या 8वीं को पढ़ाने जाते हो, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उनको 7वीं का कितना आता है, 7th क्लास का कितना आता है।
उसके बाद तो हम उनको 8वीं का पढ़ाएंगे ना। तो विषय वस्तु की प्रकृति है, जो विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी प्रकृति है आदि शिक्षण से संबंधित सभी चरों का ध्यान रखकर फिर एक नियोजन बनाया जाती है, एक प्लानिंग बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, व्यू रचना। ठीक है, स्ट्रेटेजी या प्री प्लानिंग जिसको कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ वह प्रणाली या कार्यविधि है जिसका अनुसरण कर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पहले से की होगी तो एक दिन का उद्देश्य जो आपका है वो आप उसे प्राप्त कर सकते हो, पहले से योजना बनाई हुई होती है। तो शिक्षण व्यू रचना का अर्थ है शिक्षा के प्रति छात्रों में बढ़ते हुए अलगाव को, इंटरेस्ट नहीं होता है तो उसको दूर करने के लिए शिक्षण में ऐसी प्रविधियों का प्रयोग किया जाना जो छात्रों में अंतर्दृष्टि, विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, विषयों का सह संबंध स्थापित करने की योग्यताएं जो विकसित हो सके। बच्चों में अंतर्दृष्टि मतलब खुद सोचने की क्षमता, ठीक है। फिर विश्लेषणात्मक, किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को अच्छे से विश्लेषण कर सके, उसको एक्सप्लेन कर सके, खुद से भी कर सके और सामने वाला जो एक्सप्लेन कर रहा है उसको भी अच्छे से समझ सके। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आलोचनात्मक, यानी कि सामने से क्वेश्चन करते हैं ना या किसी चीज में गलती निकाल देते हैं तो वो आलोचना ही होती है एक तरह की। फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण है विषयों का सह संबंध, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक विषय का दूसरे के साथ संबंध बताना है, ठीक है, एक सिद्धांत को दूसरे विषय के सिद्धांत के साथ जोड़ लेना। जैसे हिस्ट्री को जियोग्राफी के साथ जोड़ लिया, मैथ को फिजिक्स के साथ जोड़ लिया, ठीक है, हिंदी को संस्कृत के साथ जोड़ लिया, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों की जो ग्रामर होती है, ग्रामर पोर्शन वो सेम होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है तो दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसके लिए विभिन्न नवीन विधियों या पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसी नवीन शिक्षण पद्धति या कार्य प्रणाली जो अधिकतम शैक्षिक गुणवत्ता के साथ शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, शिक्षण व्यू रचनाएं कहलाएंगे। जो भी आप विधियां या चीजें प्रयोग कर रहे हो, प्रणाली प्रयोग कर रहे हो, वो सारी व्यू रचनाएं कहलाती हैं। उसके अंदर युद्ध में भी तो आप हथियार वगैरह यूज करते हैं कि हाँ हमें ये हथियार यूज करना है, तो वो व्यू रचनाएं तो है सारी की सारी। इस प्रकार शिक्षण व्यू रचना से तात्पर्य उन सभी शैक्षिक क्रियाकलापों से जो सुनियोजित ढंग से मिलकर एक ऐसा साधन प्रस्तुत करती हैं जिनसे शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है तथा उन्हें प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अतः शैक्षिक व्यू रचना शैक्षिक क्रियाकलापों का एक समुच्चय है। शिक्षण व्यू रचना एवं शिक्षण विधि में अंतर, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।